छापर की तरफ बढ़ो, एक एक कोना छान मारो। साहब कुछ पता चला साहब? अभी नहीं गोपी, पता चलेगा तो मैसेज आ जाएगा अंदर से। साहब सब कुछ तो बताइए। अभी बताया ना गोपी को, अब तुझे अलग से बताना पड़ेगा नवीन। पता चलेगा तो दोनों को पता चल जाएगा। सुबह से लगे हुए हैं, जंगल भी छोटा नहीं है, ऊपर से जंगली जानवर भी कम नहीं है। सर उन दोनों औरतों में से किसी का भी पता नहीं चला अभी तक। गांव में पता लगाया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी टीम जंगल में ढूंढ रही है और दोनों औरतें अपने घर वापस लौट गई हैं? नो सर गांव में कांस्टेबल तैनात हैं अपने, कोई लौटा नहीं है अभी तक। सर एक औरत का पति और एक औरत का बेटा रात भर से जंगल में ही बैठे हुए हैं। सैनी मैं भी निकल रहा हूँ जंगल के लिए, लगता है हमें अपनी सर्च को और फैलाना होगा। सर एक औरत का पति है और एक औरत का बेटा है जंगल के बाहर, और दोनों को ही नहीं पता कि दोनों औरतें जंगल के किस हिस्से में लकड़ियां चुनने जाती थी। जंगली जानवर तो सारे जंगल में फैले हैं सैनी, और ये दोनों औरतें पूरी रात जंगल में रही। पीने दिखा था, वो बेडरूम में रेस्ट करी थी। नहीं बनाएगी मतलब क्या चंदा? क्योंकि आज उस चुड़ैल मालती की बारी है। खाना पीना झाड़ू पोछा सब वही करेगी आज। हाँ तो मालती है कहाँ? अब कम उसकी नौकरानी है जो ये पता रखे कि मेम साहब कहाँ गई है, किसके साथ गई है, क्या कर रही है। मालती लौटी नहीं जंगल से? कहा पूछो उस ललन से कि कहीं लकड़ियाँ बेचते बेचते उस चुड़ैल का दिल तो नहीं आ गया उस पे। ललन भाई मालती आई थी? मालती तो अभी तक नहीं आई गोपी। लेकिन ललन भाई आपको लकड़ी बेच बाच कर हर रोज 5 बजे तक लौट आती है मालती। वही मैं भी सोचूं, 7 बज गया अभी तक आई नहीं। ऐसा क्या खजाना मिलेगा उसको जंगल में? ललन भाई माँ आई थी क्या लकड़ी बेचने? नहीं नवीन, राधा जी तो अब तक नहीं आई। दोपहर की निकली है, आपके यहाँ नहीं आई, घर नहीं लौटी, तो गई कहाँ मेरी माँ? नवीन, न तुम्हारी माँ राधा जी यहाँ आई हैं और गोपी न तुम्हारी लुगाई मालती। सर हमें लगता है कोई जंगली जानवर घसीट के ले गया दोनों को, और ये गोपी और रवि पूरी रात जंगल में ढूंढते रहे कुछ गांव वालों के साथ। मालती! माँ! माँ! मालती! मालती! माँ! ओ राधा मौसी! मालती! 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 माँ! राधा मौसी! मालती! सर टीम किधर गई है? छापर की तरफ। साहब साहब साहब! मालिक रुकिए, मालिक मालिक सांप के पीछे दौड़ने से दोनों मिल जाएंगे क्या? तलाश जारी है, थोड़ा सब्र रखो। चलो पीछे हटो, चलो पीछे। सर नांगदेव इलाके को पूरा कवर कर लिया, कुछ नहीं मिला। अब छापर की साइड देख रहे हैं। गोपी और नवीन का कहना है कि मालती और राधा शायद छापर इलाके में लकड़ियां चुनने जाती थी। घर वाले और गांव वालों का कहना है कि ये दोनों औरतें कल दोपहर को लगभग 3 बजे आई थी और उसके बाद से घर वापस नहीं लौटी हैं। सर लात मिली वहाँ पे। तुरंत एम्बुलेंस बुलाओ, एक लाश मिली है। फोटोग्राफर और फॉरेंसिक को भी। ओके सर। पूर्वी एम्बुलेंस बुलाओ, मैं फोरेंसिक और फोटोग्राफर को बुलाता हूँ। साहब क्या बात हो रही है साहब? साहब कुछ तो बता दो साहब। बताइए ना साहब। एक लाश मिली है, अभी बाहर लेकर आएंगे तब देख लेना। वार शायद इससे किया होगा सर। सुसाइड दिखाने की नाकाम कोशिश की गई है। ये देखो साड़ी को ठीक से पेड़ से बांधा नहीं है। सैनी औरत जवान है। सर एक और लाश मिली है। ये देखिए सर लाश। लगता है गला घोटा गया। दोनों साथ ही जंगल आया करती थी और साथ ही मारी गई। सैनी ये किसी जंगली जानवर का अटैक नहीं, बल्कि किसी इंसान का अटैक, जो किसी जंगली जानवर से भी बदतर है।
आप लोगों में से कोई जानता है कौन है ये आदमी? पक्का कोई नहीं जानता इसे? सर तीनों लाशों के आसपास से किसी का भी मोबाइल नहीं मिला। इस लकड़े पर जो खून के निशान हैं वो विक्टिम मालती के खून से मैच करते हैं। इसे सुसाइड दिखाना एक नाकाम कोशिश थी। सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया होगा। कोई सेक्सुअल असॉल्ट? हाँ, अटेम्प्ट टू रेप कह सकते हैं। विक्टिम लड़ी, ये भी अटैकर से लड़ी। दोनों की मौत लगभग एक ही समय पर हुई है, मुश्किल से चंद मिनटों का फर्क। सर राधा पुजारी के गले पर जो स्ट्रैंगुलेशन के मार्क्स मिले हैं उससे हमें ये फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, काफी धुंधले से हैं। सी मालती की बॉडी पर कुछ उंगलियों के निशान मिले हैं। सिर्फ एक की उंगलियों के निशान है या और भी हैं? हमें मालती की बॉडी पर 3 अलग लोगों के फिंगरप्रिंट्स के निशान मिले हैं। उसमें से एक फिंगरप्रिंट राधा की बॉडी पर मिले हुए फिंगरप्रिंट से मैच करता है। इसका मतलब ये है कि दोनों बॉडीज पर 1 सेट ऑफ फिंगरप्रिंट्स कॉमन है। ये जो 3 सेट ऑफ फिंगरप्रिंट्स हैं, ये इन्हीं तीनों विक्टिम्स के हैं या फिर किसी और के हैं? नहीं, इन तीनों के अलावा 3 अलग लोगों के फिंगरप्रिंट्स हैं। और सर मालती की बॉडी पर जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो धुंधला से गए हैं। शायद काफी झड़प हुई होगी, मालती काफी लड़ी होगी। एक पीछे से सिर में, एक सामने से सीने में। शायद ये भाग रहा होगा जब पहली गोली इसके सिर के पिछले हिस्से पर लगी। पॉइंट ब्लैंक रेंज। तमंचे की गोलियां, 6 गोलियों वाला तमंचा है, लोकल मेड। 6 गोलियों वाला तमंचा। 4 से 5 के बीच, राइट? साहब मेरी पत्नी मालती और राधा बहन सालों से एक साथ लकड़ी चुनने जाती थी। लल्लन भाई के यहाँ लकड़ी बेचकर 5 बजे तक घर लौट आती थी। कितने बजे निकलती थी तुम्हारी पत्नी घर से? 3 बजे साहब। कल भी माँ रोज की तरह 3 बजे ही निकली थी घर से। खाना वाना खा के थोड़ा सुस्ता ही, उसके बाद रोज मालती के साथ ही जंगल में जाती थी? जी साहब, माँ कहती थी दोनों जंगल के बाहर ही मिलती थी, फिर साथ में लकड़ी चुनती और लल्लन भाई के यहाँ साथ में बेचती। साहब मैं तो ठीक ठाक कमा लेता हूँ। कई अरसों से माँ का बोल रहा था कि 7 साल से लकड़ियां चुन रही हो, अब तो बंद कर दो। कहती थी मुझे मेरी कमाई पसंद है। इस आदमी को पहचानते हो? नहीं पहचानते साहब। नहीं साहब, कभी नहीं। मालती ने कभी किसी आदमी का जिक्र नहीं किया। कैसा हो सकता है ऐसे? लल्लन इसे पहचानता है और तुम नहीं। ये आदमी तुम्हारी माँ और गोपी की पत्नी मालती के साथ जंगल में लकड़ियां उठाने जाता था, और तुम और गोपी दोनों ये कह रहे हो कि तुम इसे नहीं पहचानते। चलता हूँ। ओ ललन भाई, अब तो हमारी लकड़ियों का भाव बढ़ा दो। जब सामने से हमको 4 पैसा मिलेगा तभी तो हम 2 पैसा दे पाएंगे ना। हम सब एक ही नाव में सवार हैं। पर हमारी नाव ज्यादा झुकी है ललन। राधा जी, ऐसा लगता है लेकिन ऐसा है नहीं। कहाँ? यही राधा बहन और मालती के साथ आता था, उनकी बोरियां उठा के और रखता था और चला जाता था। रखता था, चला जाता था। उन लोगों में कोई बातचीत नहीं होती थी? साहब 2 शब्द बात होती थी उससे, कहता था चलता हूँ। चलता हूँ। और मालिक फिर अगले दिन हाजिर हो जाता था इनकी बोरियां उठा के। वो उसे लकड़ियां उठाने के पैसे देती थी क्या? हमारे सामने तो नहीं दिया कभी। तो तुमने कभी पूछा नहीं कौन है, क्या नाम है? अरे साहब, हमको लकड़ी से मतलब है, उन लोगों को पैसे से मतलब था। मतलब तुम्हारी कोई बातचीत नहीं होती थी उनसे? जी नहीं साहब, सब मालती को मैं 2 सालों से जानता था और पूरे गांव को पता है कि वो गोपी की दूसरी बीवी है। पर मजाल है कि मैंने कभी पूछा हो कि वो पहली बीवी चंदा के साथ कैसे एक छत के नीचे रहती है। मालती तुम्हारी दूसरी पत्नी थी? जी साहब। तभी मैं सोचूं तुम दुखी लग रहे थे, डरे हुए लग रहे थे, लेकिन परेशान नहीं। क्या कह रहे हैं साहब? मैं तो बहुत परेशान रहा हूँ कल शाम से साहब। तभी तो गांव वालों के साथ रात भर जंगल में ढूंढते रहे हम। नवीन भी बहुत परेशान था साहब। हम दोनों वहीं बैठे रहे जब तक आप लोग ढूंढ रहे थे। तुम्हारी पहली पत्नी चंदा क्या काम करती है वो? साहब वो होटल में साफ सफाई में है। कहाँ? राशीन में। तो लल्लन का कहना है कि वो इस अज्ञात आदमी को पिछले 6 महीने से रोज देखता था, लेकिन उसे इसका नाम नहीं मालूम। सर कह तो रहे नहीं पता। वैसे 2-4 लोगों को मैं इलाके में घुमा रहा हूँ, ये पता करने के लिए कि वो आदमी था कौन। सर ये तीनों एक दूसरे को जानते थे, एक साथ जंगल में भी होते थे।
ये ट्रिपल मर्डर शायद कनेक्टेड हो सकते हैं। ये भी तो हो सकता है कि इन तीनों में से शायद निशाना कोई एक हो और बाकी दो सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि उस वक्त वो वहां पर मौजूद थे। सर हो सकता है निशाना वो आदमी रहा हो, पर इस वक्त हमारे पास उस पर शक करने जैसी कोई डिटेल नहीं है। या फिर निशाना मालती भी हो सकती थी। ये मालती गोपी की पहली पत्नी चंदा के साथ एक ही छत के नीचे रहती थी और दोनों में बिल्कुल नहीं बनती थी सर। पूछिए मत साहब, दोनों बीवियां ऐसे लड़ती है मानो के बिल्लियां हैं। आप शर्मिला जी से पूछ लीजिए। शर्मिला कौन? उनकी पड़ोसन है। 2-2.5 साल पहले गोपी ये दूसरी वाली को ब्याह कर लाया था जिसका मर्डर हुआ, मालती। दोनों पहले से साथ रहने लगे थे? दोनों की मजबूरी थी साहब, दोनों का कोई मायका नहीं है, मेरा मतलब परिवार नहीं है, तो अलग होती भी कैसे, कहाँ जाती? तो कर लिया समझौता, बांट लिया था आदमी को, लेकिन साहब झगड़ों में कोई समझौता नहीं किया था। तो फिर गृहस्थी चलती कैसे थी? इस गोपी ने कुछ कायदे कानून बनाए थे, जैसे एक दिन चंदा खाना बनाएगी, बर्तन मांजेगी और घर के सारे काम करेगी, तो दूसरे दिन मालती। सर अपने 2-4 खबरें उस मोहल्ले में पता लगा रहे हैं कि उन दो औरतों और उस आदमी के बीच में कोई चक्कर वक्कर तो नहीं था। तीनों की लाशें अलग अलग जगह से मिली, लेकिन पास से। हमें इस अज्ञात आदमी की आइडेंटिटी का जल्द से जल्द पता लगाना होगा। सर गोपी की पहली पत्नी चंदा को सबसे पहले इंटरोगेट करते हैं, इस वक्त सबसे मजबूत एंगल उसी का लग रहा है। उसके और मालती के बीच काफी झगड़े होते थे। और सर नवीन की माँ राधा बहुत ही सीधी सादी औरत मालूम पड़ती है, किसी ने उसके बारे में गलत नहीं बोला, वो शायद गलती से मारी गई हो। इन तीनों के बीच रिश्ता क्या था और इस रिश्ते से किसे आपत्ति थी, वो हमें बताएगा कि निशाना कोई एक था, कोई दो, या फिर तीनों। पुलिस टीम एक ट्रिपल मर्डर, एक अटेम्प्टेड रेप और एक अनजान विक्टिम को लेकर जूझ रही थी। इस कांड का मकसद स्पष्ट नहीं था और स्पष्ट होने में वक्त लगने वाला था। शुरुआत हुई एक आदमी के साथ जो कुछ जानता था। क्या जानते हो तुम ट्रिपल मर्डर केस के बारे में? हम मर्डर के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, पर सब जो आदमी मारा गया है वो उसको हम जानते हैं। उमेश यादव, करते क्या हो तुम? साहब वो सहारनपुर हाईवे के बाईपास के पास एक होटल बन रहा है, हम वहीं पर काम करते हैं। उस आदमी की जो लाश मिली है उसकी तस्वीरें किसी मोहल्ले में दिखाई थी क्या? नो सर, सर पूछताछ ही चल रही है, वो भी ज़बानी। और सर लाश की तस्वीरें ना हमने टीवी पे दिखाई हैं और ना ही किसी अखबार में। उस लाश की तस्वीरें हमने किसी को नहीं दिखाई। फिर तुझे कैसे पता चला कि जो आदमी मारा गया है उसे तू जानता है? वो जो आदमी मारा गया है वो हमारा दोस्त ओम प्रकाश ही था। हाँ, लेकिन तुझे कैसे पता चला कि ओम प्रकाश मारा गया है? उमेश, ये उमेश, क्या हुआ रे गुड्डू? वहाँ जंगल में पुलिस को 3 लाशें मिली हैं। कौन थे वो लोग? गांव की 2 औरतें थी और एक आदमी, और जो आदमी है तुम्हारा दोस्त ओम प्रकाश लगता है। जब आप लोगों को लाशें मिली थी तब गुड्डू वहीं पर था। गुड्डू जो है वो ओम प्रकाश के गांव का ही लड़का है। वो आप लोगों से कहने के लिए डर रहा था तो उसने हमको आकर बता दिया, लेकिन हमको इतना मालूम है कि ओम प्रकाश किन्हीं 2 औरतों के लिए लकड़ियों की बोरियां उठाता था। अरे ओम प्रकाश, हाँ एक बात पूछें का? ये बताओ कि तुम्हारी फैक्ट्री की शिफ्ट तो 4 बजे ख़त्म हो जाती है ना? हाँ। तुम काहे नहीं हमारे साइट पे आ जाते हो? 4:30 से 7:30 बजे तक 3 घंटा काम करें और ठेकेदार से घंटा के हिसाब से मजदूरी ले लें। उस मजदूरी से हम कौन सा बंगला बना लेंगे? हाँ, और वैसे भी हमारे लिए 8 घंटे बहुत है फैक्ट्री में दिन के। एक बात बता, वो 2 औरतन के लिए तू जाता है जंगल में वजन उठाने के लिए, है? कितना पैसा देती होंगी तुझे? अरे हमारी साइड पर दुगना तिगना मिलेगा। हम एक पैसा नहीं लिया उनसे अब तक। तो क्या तुमका भूत सवार है समाज सेवा का है? अरे वो बात नहीं है यार, हम एक दिन फैक्ट्री से जल्दी निकल गए, सोचा सड़क किनारे बैठ के चाय पी ले। सामने से वो दोनों आ रही थी। अरे क्या हुआ? अरे चोट लगी का? शायद थोड़ी मोच आई है। चलिए चलो उठो, हम पहुंचा देते हैं। चलिए। ओ बांजी, हाँ लाइए अपना लकड़ियाँ भी दे दीजिए, हम उठा लेंगे। अरे नहीं नहीं, रहने दे, हमारी लकड़ियाँ ही हम ही उठाएंगे। अरे तो आज हमें उठाने दीजिए। अरे रहने दे, चल। लाइए तनिक आराम भी कीजिए। दीजिए। वो दोनों बहुत गरीब है,
हमरे जैसी बेचारी लकड़ियां बेचकर 2-4 पैसा कमा लेती है और हम भी फैक्ट्री से जाने के बाद जंगल में जाके उनकी मदद कर देते हैं और 5 बजे तक तीनों काम समेट कर जंगल से बाहर। ओम प्रकाश भैया, दाल में कुछ काला तो नहीं है ना? अब भैया किसी जरूरतमंद की मदद करना जमाना काला समझे तो काला सही, वैसे इसमें तुम्हारा दोष नहीं, जमाने का है। कौन औरतें हैं, क्या हैं, कुछ नहीं। अच्छा उमेश, दाल में क्या कुछ काला था? पता नहीं साहब, पर पिछले 8 साल से ओम प्रकाश हमारा दोस्त है। जब वो गोरखपुर से आया था ना, तब से हमारे साथ ही रहता है। तुम्हारा ये दोस्त ओम प्रकाश किस फैक्ट्री में काम करता था? साहब वो शक्तिमा इंडस्ट्रियल एस्टेट है ना, वहीं पर J&D टेक्सटाइल का यूनिट है। सर, J&D टेक्सटाइल्स में सभी ओम प्रकाश को संत आदमी कहते हैं। अगर ओम प्रकाश संत था तो फिर वो शैतान कौन है जिसने 3-3 लाशें बिछा दी? सर, विक्टिम राधा का बेटा नवीन और उसकी बीवी जानवी, इन दोनों की खूब ग्रिलिंग की, खबरी भी लगे हुए, लेकिन अभी तक इतना ही पता चला है कि राधा एक सीधी सादी औरत थी, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी इसकी। इतना ख्याल रखती थी मैं माँ जी का, और पुलिस वाले हमारे पड़ोसन से पूछ रहे थे कि मैं माँ जी से झगड़ती थी। एक तो माँ के जाने का दुख, ऊपर से उल्टे सीधे सवाल। पुलिस वाले पूछा किसी से कि मैं माँ को मरवा सकता हूँ? सोचो, मैं जानता तक नहीं था उस आदमी को। कितनी बार मैंने माँ से कहा था कि लकड़ी वाला काम बंद कर दो, पर नहीं, जिद पकड़ के बैठी थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि माँ जी का और मालती का उस ओम प्रकाश के साथ क्या चल रहा था। सर, जितना ओम प्रकाश ने उमेश को बताया और जितना उमेश ने हमें बताया, हमें सिर्फ उतना पता है। उसके आगे इसका राधा और मालती के साथ क्या संबंध था, यह भी क्लियर नहीं है। मालती का सर लकड़ी से फोड़ा गया, राधा का गला दबाया गया और ओम प्रकाश पर गोलियां चलाई गईं। इतनी भयंकर दुश्मनी, इतनी नफरत आई कहां से? सर, ये चंदा भी मालती से नफरत करती थी, सौतन थी उसकी। बिना गाली गलौज के खाना हजम हो रहा है तेरा? अभी तो चुपचाप खाना खा रहे हैं। रोज तो उस चुड़ा के खाने की तारीफ करते रहते थे और हमारे साथ गाली गलौज। कहीं ऐसा तो नहीं तीसरी का बंदोबस्त करके रखा हो तो हम दोनों में से एक को बाहर निकालना था? बकवास ना कर, मुझे तो शक है कि मालती को तूने मरवाया। हम नहीं मरवाया उसको, उस आदमी को हमने ही उसके पीछे लगवाया था उस पर नजर रखने के लिए, और फिर मरवा दिया राधा जी को और उस आदमी को भी। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। ताने घिस रही है कि सच बोल रही है? आप तो ऐसे डर रहे हैं जैसे हम आपका सच्चाई का काला चिट्ठा खोल रहे हो। तीन वर्दी के पुलिस वाले दीवारों पे कान लगाए खड़े हैं, उठा ले जाएंगे हमको और भरता बना देंगे दोनों का। क्या चंदा 3-3 मर्डर करवा सकती है? सर, उठवा के थोड़ी गर्मी दिखाते हैं। वैसे भी फॉरेंसिक ने क्लियर कर दिया है कि इस अटैक में 3 लोग शामिल थे। हो सकता है चंदा ने किसी को सुपारी दी हो या फिर खुद 2 लोगों के साथ मिलकर ये काम किया। सनी, कल सुबह सबसे पहले चंदा को लेकर आओ। कितनी भड़ास थी, कितनी जलन थी, कल नापते हैं। सौतन थी हमरी वो, भाग गई थी गोपी को तो उठा लाया। दुश्मन थी हमरी वो। कितनी दुश्मनी थी, किस हद तक गई? हम भगवान से रोज प्रार्थना करते थे कि वो हमारे घर से हमेशा के लिए चली जाए, लेकिन दुनिया से नहीं। तेरी प्रार्थना तो कबूल हो गई नहीं, या कबूल करवाई गई? हमें इतनी हिम्मत नहीं है कि हम किसी को मरवा सके। और वैसे भी साहब, हमारी दुश्मनी मालती से थी, बाकी 2 को तुम जानते तक नहीं, तो उनको मरवा के हमको कौन सा सुकून मिल जाता। रास्ते का पत्थर हटाते वक्त आसपास के कंकड़ों का ख्याल कौन रखता है? कि राधा ओम प्रकाश ये तो आसपास के कंकड़ थे जिन्हें तेरे भेजे तीनों हत्यारों ने यूं ही मार डाला। कौन थे? किराए के, रिश्तेदार या दोस्त? कैसी बातें करते हैं आप साहब, हम कैसे किसी को किराए पे लेकर आएंगे? लोग हमें किराए पे ले जाते हैं अपने काम के लिए। हमारा पति मजदूर है और हम होटल में साफ सफाई का काम करते हैं साहब। 2 वक्त की रोटी ठीक से कमा नहीं पाते, 3-3 गुंडों को पैसा कहाँ से देंगे? दोस्त और रिश्तेदार ये तो बिना पैसे के ही काम कर देते हैं। हाँ साहब, लेकिन दोस्ती और रिश्तेदारी इतनी गहरी होनी भी तो चाहिए ना। हम अनाथ है बचपन से, ये 11 साल से अपने आप को संभाल रहे हैं। और वो मालती को तो हम जुबान से काटते थे साहब, मारने वारने का कभी नहीं सोचा उसको। ये चंदा काफी ढीठ है।
इसके और गोपी के फोन रिकॉर्ड्स में कुछ नहीं दिखा रहा है सर। तीनों विक्टिम्स के फोन रिकॉर्ड्स? कुछ नहीं सर, बस एक ही बात कॉमन है। क्या? इन दोनों की लास्ट सेल फोन लोकेशन सहारनपुर हाईवे के पास है, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर। तीन कातिल, 3 विक्टिम। इन तीनों को भला किसी ने क्यों मारा होगा? 2 लकड़ियां चुनने वाली गांव की गरीब औरतें और एक फैक्ट्री में साफ सफाई का काम करने वाला आदमी, वो भी सन टाइप का। सर कहीं ऐसा तो नहीं असली टारगेट ये ओम प्रकाश था और ये दोनों औरतें कोलैटरल डैमेज? उमेश यादव? सैनी कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये उमेश यादव कोई कहानी बना रहा है? उमेश की कड़ी क्वेश्चनिंग और क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई, उसकी सारी डिटेल्स खोद निकाली गई, लेकिन उसके खिलाफ शक करने जैसा कुछ भी सामने नहीं आया। तो फिर इस हत्याकांड का मकसद क्या था? वो एक सिंगल सुराग क्या था जो इस भयंकर ट्रिपल मर्डर केस को अंजाम दे सकता था? सर, शक्तिमान इंडस्ट्रियल एस्टेट में कम से कम 100 लोगों से पूछताछ की, सुपारी लेने वालों से भी पूछा, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। सैनिक, कब तक हम ये सिर्फ पूछताछ ही करते रहेंगे? मुझे लगता है कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का केस है। सर, तमंचा आसपास के एरिया में कौन यूज करता है आप देख सकते हैं। और वैसे भी हमारी डिस्ट्रिक्ट में 500,000 रुपए में तमंचा चलाने वालों की कमी नहीं है। ओम प्रकाश को 6 गोलियों वाले तमंचे से मारा गया? जी सर, तमंचे से, कट्टे से नहीं। तमंचा से नहीं, पूरा तमंचा बाजार खंगाल डालो, सारे के सारे हिस्ट्री शूटर्स को उठा लो। 6 गोलियों वाले तमंचे का इस्तेमाल हुआ है। कोई ना कोई होगा जो इस तमंचे के बारे में जानता होगा। सर लेकिन लोकली मेड तमंचे का कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। जानता हूं सैनी, कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। फिर भी पूछ पूछ कर, सूंघ सूंघ कर किसी भी हालत में हमें इस तमंचे तक पहुंचना है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। नीचे देखो टेबल पे। बढ़िया है। कुंवारा है कि खून चका चुका है? क्या है? तुमको क्या करना है? हम एक खास तमंचा ढूंढ रहे हैं। घास के बोरे में सुई खोज रहे हो? ये हाईवे यहाँ से रोज हजारों ट्रक निकलते हैं और लगभग सब ट्रक ड्राइवर के पास ही तमंचा होता है। क्या है? बताए, जब सहारनपुर से माल लाद के देहरादून जाते हैं और जब देहरादून से माल लाद के सहारनपुर आते हैं तब हाईवे पे लुटेरे धावा बोल देते हैं उनसे बचने के लिए, और कभी कभी ये चल भी जाता है। सर, जिस जंगल में कांड हुआ वो सहारनपुर और देहरादून के बीच में पड़ता है। हजारों ट्रक अप डाउन करते हैं। तो हम भी हजारों आदमी लगा देंगे अली, तू उसकी चिंता मत कर। तो बस ये पता लगा कि ओम प्रकाश पर तमंचा किसने चलाया और साथ में 2 गरीब औरतों को मार डाला। सर लॉजिक से जाए तो पहले JND टेक्सटाइल्स पे धावा बोलना चाहिए। ये ओम प्रकाश वहाँ जॉब करता था, हो सकता है किसी ट्रक वाले से पंगा लिया हो। JND टेक्सटाइल को रेड करो। शक पहले तीनों विक्टिम्स के करीबी लोगों पर था, फिर इन्वेस्टिगेशन का फोकस शिफ्ट हुआ व्यक्तिगत दुश्मनी पर, और आखिरकार किसी अज्ञात हमले का एंगल भी इन्वेस्टिगेट किया गया। अब सारी तहकीकात एक तमंचे पर टिकी थी। किसने यह तमंचा फायर किया था और वो कौन 3 लोग थे जिन्होंने ये 3 कत्ल किए थे और क्यों? हेलो हेलो, क्या मैं सब इंस्पेक्टर सैनी जी से बात कर सकता हूँ? हाँ बोल रहा हूँ। जी, मेरा नाम अंकित पुरी है, मैं शक्तिमान इंडस्ट्रियल एस्टेट से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। देखिए सर, मैं यहाँ शरद पाइप यूनिट में वेयर हाउस मैनेजर हूँ। आपके इन्फॉर्मर ने मुझसे कांटेक्ट किया था। कहिए, क्या कहना है आपको? वो आपके इन्फॉर्मर ने कहा कि हमारे ट्रक ड्राइवर में से जिन के पास में गन है, तमंचा है। आपको पता है कि इनके पास है? देखिए सर, इस ट्रिपल मर्डर और तमंचे के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तो जो पता है वो बताइए। दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन उस दिन 26 तारीख को हमारे वेयर हाउस से पिकअप था 5 बजे, लेकिन वो पिकअप लेट हुआ, 5 की जगह 6:30 बजे निकला और ट्रक सहारनपुर से आई थी। कितने बजे? कितने बजे हैं? ट्रैफिक लग गई थी ना साहब, वो बाहर का तो पूरा रोड जाम पड़ा है।
4 घंटे तो हम खुद अटके पड़े। साहब हम लोग सुबह 11 बजे सहारनपुर से निकले। साहब हमें भी तो रात को चलाना पड़ेगा ना गाड़ी, खतरा सर पे उठा के। मैंने पार्टी को जबान दी है कि सुबह 5 बजे हमारा माल उसके वेयर हाउस में होगा, और होगा मतलब होगा। सर कादर सैयद ट्रक ड्राइवर है, मोहसिन अंसारी उसका पार्टनर ड्राइवर है, और जहीर सिद्दीकी क्लीनर था उस ट्रक का। हाँ, पर आप इन तीनों की बात क्यों कर रहे हो? सर उन तीनों ने कहा कि वो लेट हुए थे। हाँ तो? सर मेरे सुपरवाइजर नितिन ने मुझे एक बात बताई। सर ये तीनों एक नंबर के झूठे हैं। क्यों? सर आज जब मैं छापर फैक्ट्री गया था दोपहर में, हाँ क्या हुआ? तो सर मैं जंगल रोड से लौट रहा था। उस समय तकरीबन 3 बज रहे थे दोपहर के। तब मैंने देखा इनकी ट्रक वहां जंगल के पास रुकी हुई थी। मुझे इन सभी ट्रकों के नंबर याद हो गए, तो ये ट्रक देखकर मैंने फौरन पहचान लिया। फिर मैंने सोचा छापर रोड पर ट्रक थी जंगल के पास, और वहां से ज्यादा 45 मिनट लगने चाहिए थे। उस समय 3 बज रहे थे, तो 4 बजे तक यहाँ आ जाना चाहिए था। 6:30 बजे तक क्या कर रहे थे? इनके बॉस गिरीश से शिकायत करनी पड़ेगी इनकी। सर मेरा नाम मत लीजिएगा, पर ये तीनों इस वक्त भी पिए हुए हैं। बू आ रही है जबरदस्त। ये तीनों कादर, मोहसिन और जहीर अभी भी तुम्हारा माल ट्रांसपोर्ट करते हैं? नो सर, उनके बॉस गिरीश ने दूसरे ड्राइवर भेज रखे हैं। क्यों? आपने शिकायत की थी क्या? नहीं सर, मैंने शिकायत तो की नहीं, लेकिन 26 तारीख की डिलीवरी के बाद दोबारा वो लोग यहाँ माल उठाने के लिए नहीं है। अच्छा किया जो आपने इन्फॉर्मेशन दी। मुझे इन तीनों के नंबर्स और इनके बॉस गिरीश का नंबर तुरंत चाहिए। फोरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से 3 आदमी थे, और इस वक्त हमारे पास ये 3 संदिग्ध हैं: कादर सैयद, मोहसिन अंसारी और जहीर सिद्दीकी। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तगड़े बन रहे हैं सर। जंगल के पास ट्रक, शराब का नशा, झूठ बोलना और लेट होना। फ़ोन नहीं करते, डायरेक्ट उठा लेते हैं। सैनी तुम एक काम करो, ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक गिरीश को फ़ोन लगाओ और उससे कहो कि तीनों को वहीं बुला ले। कादर सैयद, मोहसिन अंसारी और जहीर सिद्दीकी। गिरीश, ये तीनों इस वक्त किस सेक्टर में ट्रक चला रहे हैं? जी हाँ सर, ये पहले देहरादून सहारनपुर रूट कर रहे थे, पर अब मैंने उन्हें बद्दी हिमाचल साइड में लगा दिया है। पर बात क्या है सर? 26 जून के बाद इनका सेक्टर चेंज किया था? जी। क्यों? सर इन तीनों ने शिकायत की थी कि सहारनपुर देहरादून रूट पे जो रास्ते में जंगल पड़ता है वहाँ लुटेरे हमला कर देते हैं। इन्हें डर लगता है तो ये वहाँ नहीं चलाना चाहते। इस वक्त कहाँ मिलेंगे ये तीनों? सहारनपुर में ही है। पर बात क्या है सर? इन तीनों को तुरंत फ़ोन करके अपने ऑफिस बुलाओ। मैं 12:30 बजे तक वहाँ पहुँच रहा हूँ, और इनसे कुछ मत कहना कि मेरी तुमसे क्या बात है, और मुझसे पूछना मत कि मैं क्यों कह रहा हूँ। बस जितना कह रहा हूँ उतना करता जाओ। डिलीवरी कहाँ करनी है गिरीश भाई? बताता हूँ। PSI सैनी। गिरीश भाई, ये क्या हो रहा है गिरीश भाई? दरअसल जो कांड होना था वो हो चुका है। कैसा कांड साहब? 26 जून को शाम 3-4 बजे के आसपास छापर गांव के पास वाले जंगल में तुम लोग क्या कर रहे थे? हैदर, 26 जून की शाम को 3 से 4 के आसपास तेरा ट्रक किसी ट्रैफिक में नहीं फंसा था, बल्कि छापर गांव के पास वाले जंगल से लगकर पार था। सबूत है इसके हमारे पास। तुम तीनों के फोन रिकॉर्ड्स बताते हैं कि तुम तीनों वहां पर थे। अब तुम तीनों मुझे यह बताओ कि तुम लोग वहां पर क्यों थे? इन तीनों की किसी ने तस्वीरें दी थी तुम्हें और बताया था कि ये तीनों उस वक्त वहां पर मिलेंगे, खत्म कर दो? क्या फिर ये सब एक इत्तेफाक था कि उस वक्त तुम लोग वहां पर थे और बस एक लम्हे में ये सब हो गया? देखो, इस वक्त मुझे सिर्फ सच सुनना है, पूरा सच, और वो भी बहुत जल्दी। या तो तुम तीनों मुझे ऐसे ही सच बता दो, नहीं तो अतड़ियों में हाथ डाल के सच निकलूंगा। कादर, मोहसिन और जहीर तीनों हक्का बक्का रह गए कि आखिरकार पुलिस उन तक पहुंची कैसे। इन तीनों ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकेगा किसी दिन। ठीक उसी तरह जैसे इन तीनों ने सोचा नहीं था कि 26 जून की उस शाम को जंगल में क्या होने जा रहा था।
अरे आ जाओ भाई लोग, बहुत भूख लगी है। हो जाए दो दो घूंट। अरे हो जाए, इसमें पूछने वाली क्या बात है। उस्ताद जी, दो दो गुट हो गए, अब दो दो निवाले भी हो जाए। 5 बजे तक पहुंचना भी तो है वेयर हाउस। बस रोज का काम है मेरा, माल उठाओ, माल पहुंचाओ। मसाला मशीन हो गया है। हम आंखें मूंद के भी पहुंचा दूं ना तो भी माल पहुंच जाता है जहाँ पहुंचाना होता है। राधा बहन, मालती बहन, हम पहुंच गए। अरे हाँ हाँ बैठो भी, अब तक हमारी लकड़ी इकट्ठा नहीं हुई है। ठीक है, बैठे वहां पे। जहीर, हसीन, देख जंगल में मंगल। हो जाए दो घूट। कौन है आप लोग? क्या चाहिए? तुम लोगों ने एक औरत का रेप करना चाहा, नहीं हुआ तो उसे मार डाला। एक दूसरी औरत ने तुम्हें देख लिया तो तुमने उसे भी मार डाला। उसके बाद एक आदमी ने और देखा तो तुमने उस आदमी को गोलियों से भून डाला। कादर, मोहसिन और जहीर, इन तीनों की मालती से कोई जान पहचान नहीं थी। बस वो उसे अपनी नशीली हवस का शिकार बनाने की कोशिश में थे। ना वो राधा को जानते थे और ना उनका ओम प्रकाश से कोई ताल्लुक था। कादर, मोहसिन और जहीर ने इन तीनों विक्टिम्स के मोबाइल फोन ले लिए थे और सहारनपुर हाईवे के पास एक नदी में फेंक दिए थे। मालती और राधा के घर वाले और ओम प्रकाश का दोस्त उमेश, इन तीनों में से किसी के पास शब्द नहीं थे अपने शौक और शोक को बयां करने के लिए। जब उन्हें पता चला कि दरअसल तीनों के तीनों मौत के घाट सिर्फ इसलिए उतारे गए क्योंकि वो कातिलों की विकृति के गवाह बन गए थे। अदालत में दलील जरूर होगी कि तीनों आरोपी बेहद गरीब परिवार से आते हैं और उन परिवारों की जीविका के लिए कमाई का एकमात्र जरिया भी हैं। यह भी आर्ग्यू किया जाएगा कि ये तीनों फर्स्ट टाइम क्रिमिनल्स हैं, लेकिन ये ट्रिपल मर्डर इन तीनों कातिलों की जड़ता का उदाहरण है। इन तीनों ने वो जुर्म किया है जो दुनिया का सबसे संगीन जुर्म है, हत्या। तीनों आरोपियों को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। इन पर गैर कानूनी हथियार रखने के और बलात्कार करने की कोशिश के चार्जेस भी लागू हुए हैं। तीनों फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में हैं।
कैसे हो सर जी? बढ़िया है बशीर। हुआ है सुबह सुबह बाजार से? हाँ, वो चॉकलेट लाए हैं पोते पोतियों के लिए। कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? बनारस जा रहे हैं बेटे के पास, 3 दिन में लौट आएंगे। अच्छा है, खुदा हाफिज सर जी। खुदा हाफिज बशीर मियाँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, बनारस जा रहे हैं। अच्छा, अपने बेटे के पास? हाँ, बेटे के पास। फिर तो लंबे वक्त के लिए जा रहे होंगे? नहीं नहीं, 3 दिन में आ जाएंगे। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सुबह जब बशीर ने हमसे पूछा, हमने उसे बताया था कि हम 3 दिनों के लिए बनारस जा रहे हैं। और फिर बशीर की बीवी सायरा ने हमसे वही सवाल किया और हमने वही जवाब दिया। लेकिन हमें कुछ खटका। बनारस से लौटने तक हमें ये खटकता ख्याल सताने वाला था। फरमाइए। कान खुले हैं हमारे। या आज या कल या परसों, 3 दिन हैं। दिन और वक्त हम तय करेंगे। काम क्या बताओ? काम इन्हीं 3 दिनों में हो सकता है। काम बताइए। काम दरअसल ये है, बनारस से 3 दिन बाद लौटते समय हमारी चिंता और बढ़ गई थी कि कुछ हुआ ना हो, कोई अनर्थ।
number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. नहीं तो ना तो मैंने बशीर को कहीं जाते हुए देखा और ना ही उसकी जोरू सायरा को। क्यों, क्या बात हो गई दिनेश जी? जब से हम बनारस से आए हैं देख रहे हैं बशीर के घर पे ताला लगा है। तो मुनीर से काहे नहीं पूछ लेते, शायद उसको कुछ पता होगा। नहीं सर जी, हमने बशीर और सायरा को नहीं देखा, और वैसे भी कहीं जाते तो हमें काहे बताते। हाँ वो बात भी है, बस ऐसे ही पूछ रहे थे, हम भी नहीं थे ना यहाँ। घर पे ताला लगा है लेकिन बशीर की मोटरसाइकिल वहीं खड़ी है। हाँ तो 3-4 दिन हो गए हैं। बशीर मियाँ की दुकान पर भी ताला लगा है, इस तरफ तो आए नहीं। अच्छा, जी सलाम सर जी। मुश्ताक, तेरे अब्बू और अम्मी कहाँ गए हैं? सर जी वो सायरा, वो हमारी अम्मी नहीं है, हमारी अम्मी की सौतन है। और अब्बू हमें बता के तो कुछ काम करते हैं नहीं, और ना हमें दिलचस्पी है जानने में कि वो क्या करते हैं। मुश्ताक ऐसा है, वो दरवाजे पर ताला लगा है और वो तेरे अब्बू की मोटरसाइकिल बाहर खड़ी है। घर के अंदर से कुछ वो बदबू सी आ रही है। सर अब फिरोजाबाद की बदबू यहाँ आगरे में सूंघ कर कैसे बता दूँ? मुश्ताक, हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। अब आप ही देख लो सर जी क्या करना है। अब्बू ने उस सायरा को मारा है या सायरा ने अब्बू को मार दिया? ये बशीर का अपना घर है? नहीं, किराए पे रहते हैं। मकान मालिक उस्मान कादरी है, हमने फ़ोन कर दिया उसे। अब ये मेरा लगाया हुआ ताला नहीं है, इसे बशीर ने लगाया होगा। अब इसकी चाबी नहीं है मेरे पास। हे भगवान, हम कल से देख रहे थे, घर बंद था, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा था। यही बशीर है? जी हाँ, ये बशीर है और ये उसकी बीवी सायरा है। घर में कोई उथल पुथल नहीं है, अलमारी खुली है लेकिन अंदर किसी भी चीज़ को छुपा नहीं गया। सर ये 2 फ़ोन मिले हैं लेकिन दोनों से स्विच ऑफ है। पता करो ये दोनों फ़ोन इन्हीं के हैं या किसी और के। सर, ये जो सायरा है इसके बदन पर गहनों के निशान तो हैं, लेकिन गहने नहीं हैं। साहब मैंने बशीर के बेटे मुश्ताक को इतला कर दिया है, वो आगरे से निकल पड़ा है। करता क्या था ये बशीर? साहब एजेंट था, मकान जमीन इन सब का। सायरा? जहां तक मुझे पता है ये कहीं बाहर काम नहीं करती थी, घर संभालती थी। हमने बशीर और सायरा दोनों को बताया था कि हम 3 दिनों के लिए बनारस जा रहे हैं। बस उसके बाद एक डर सा था कि हमारे पीछे कुछ हो ना जाए। डर? किस बात का डर था आपको? आपको पता था कि उन दोनों के साथ कुछ होने वाला है? नहीं, हमने ऐसा नहीं सोचा था। तो फिर? आज 9 अगस्त है, 48 घंटे से ऊपर मतलब परसों 7 अगस्त, राइट? औरत का गला घोटा गया है और आदमी का गला काटा गया है। दोनों मर्डर्स में टाइम डिफरेंस कितना होगा? काफी कम। आपको डर किस बात का था दिनेश जी? इस बात का कि हमारे पीछे हमारे घर को कुछ ना हो जाए। तो आपको इस बात की फिक्र थी कि सायरा और बशीर आपके घर के साथ कुछ करेंगे? अब हम आपको कैसे बताएं, बड़ा अजीब से जोड़ा था। दिनेश जी विस्तार में और साफ साफ बताइए। सर दोनों ही फ़ोन का पता लग गया है, एक बशीर अहमद का है, दूसरा सायरा अहमद का। लेकिन सर दोनों ही फ़ोन के पूरे कॉल डिटेल्स को डिलीट कर दिया गया है। नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर से कहो कि तुरंत कॉल डिटेल्स निकलवा के दें। जी सर।
हाँ, तो आप कह रहे थे कि अजीब जोड़ा था। जी। कैसे? हम आर्मी से रिटायर हैं। हम अपने कंपाउंड में बैठ के उसे देखते थे। पहले बशीर काम के लिए निकलता था और फिर उसके बाद सायरा। तो इसमें अजीब क्या था? पति घर से निकला नहीं और पत्नी तुरंत। क्या मतलब? क्या बताएं आपको, आप मोहल्ले में किसी से भी पूछ लीजिए, सायरा का चाल चलन ठीक नहीं था। दिनेश जी, उस बात का आपके डर से क्या ताल्लुक है वो बताइए। हमें डर था कि हमारे घर को कुछ ना हो जाए। हमसे ज्यादा तो दिनेश जी बता पाएंगे क्योंकि वो उनके पड़ोसी हैं। जो 3 घर पर थे नहीं, 5, 6 और 7, 8 को लौटे हैं वो। और ये डबल मर्डर केस हुआ है 7 अगस्त को। हमको तो कोनो मतलब है नहीं, लेकिन सब बातें करते हैं, सब जानते हैं। क्या बातें करते हैं? क्या जानते हैं? यही कि जो बशीर की जोरू थी ना, सायरा, वो उनसे तकरीबन 19 साल छोटी थी और उसका चाल चलन भी ठीक नहीं था। ये बशीर का बेटा मुश्ताक और ये इसकी बीवी तबस्सुम। सायरा का गला घोटा गया और तुम्हारे अब्बू का गला काटा गया। हम अपने अब्बू की लाश ले जाएंगे, लेकिन उस औरत से हमारा कोई वास्ता नहीं। सायरा के परिवार में से किसी को जानते हो तुम? 2 साल पहले अब्बू से लेकर घर आ धमके, एकदम अचानक से। तबस्सुम, बेटा ये शायरा है, मैंने इससे निकाह कर लिया। तो क्या आप इसे अम्मी कहकर पुकारे? तुम्हारे अब्बू की बेगम तुम्हारी अम्मी हुई ना मुश्ताक। 2 साल पहले मैंने उसे अपना नहीं माना और अभी नहीं मानता। बहुत गुस्सा है तुम्हारे अंदर। गुस्सा तो मुझे तब आया था जब मैं 12 साल का था और मेरे अब्बू अचानक आदम की देख दी उस आबिदा के साथ। मैरूनिसा, मुश्ताक, ये आबिदा है, मेरी नई बेगम। निकाह के पहले अम्मी से पूछा था अब्बू? पूछना क्या था? बताना था, बता दिया। और ये आपकी आबिदा यहाँ पर रहेगी? जुबान संभाल के बात कर मुश्ताक, अब ये तुम्हारी अम्मी है। मेरी एक ही अम्मी है और वही हमेशा रहेगी। गुस्सा तो हमें तब आया जब हमारी अम्मी बेहाल होकर गुजर गई 6 साल पहले। तो इस बात का बदला लिया तूने? बदला? सब इतने सालों में हमारे अब्बू की हालत हंसने जैसी हो गई थी। अब क्या बदला लेते उससे? पर कत्ल तो हुआ है, तेरे अब्बू का भी और उनकी बेगम का भी। हमारी अपनी जिंदगी है, हमारे अब्बू की जिंदगी से हमारा कोई लेना देना नहीं था और ना ही हमारे अब्बू का हमारी जिंदगी से। 1 साल पहले तक हम लोग साथ रहा करते थे, लेकिन 1 साल पहले हमने उन्हें अलग होने को कह दिया। क्यों? उस औरत ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया। हाँ जी, हाँ जी, आप कल आ जाइए, मैं आपको ज़मीन दिखा देता हूँ, उसके बाद बैठ के बात कर लेंगे आराम से। हाँ हाँ शमीम भाई, खुदा हाफिज। अब किस बात के लिए छाती पीटने आया है? छाती तो आपको पीटनी चाहिए अब्बू, शर्म के मारे। क्या बकवास कर रहा है? ये कैसी औरत को घर लेकर के आया? वो आपका घर बसाने के बजाय दूसरों के घरों में मुंह मार रही। जुबान को लगाम दे मुश्ताक। मेरी जबान को छोड़ो अब्बू, ये दुनिया ना अंधी है ना बहरी और गूंगी तो बिल्कुल नहीं है। सब जगह थू थू हो रही है कि तेरे अब्बू की बीवी न जाने कितने लोगों की बिस्तर गर्म करती है। अच्छा, तो तूने मुझे किसी मर्द के साथ देखा? तू क्या कर रही थी वहाँ? तू किसके साथ थी वहाँ? ए सायरा, हर औरत तुम्हारे जैसे नहीं होती है। बीच में ना पड़, कह देती हूँ मैं तुझे। सायरा, तू थी खालिद के साथ? क्या आप भी? वाह वाह, इस घर में ना पूरी शरीफों की टोली है, टोली। तो शरीफों के सरदार, आप भी कान खोल के सुन लीजिए। आपका ये जो नवाबजादा है ना, 1 नंबरी ठड़की है, ठड़की। गंदी नजर रखता है मुझ पे ये। वाह, अब हम पे इल्जाम लगा रही है। क्यों झूठ बोल रही हूँ मैं? उस दिन जब मैं नहा कर निकली थी, किसने हाथ पकड़ा था मेरा? किसने बदतमीजी की थी मेरे साथ? बोलो। ये झूठ बोल रही है तबस्सुम। मैं झूठ बोल रही हूँ? झूठ तुम बोल रहे हो मुश्ताक। उस दिन मेरे पास आया और मुझसे बोलने लगा कि तबस्सुम और अब्बू बाहर गए हैं, यही सही मौका है। फिर इसने मेरा दुपट्टा खींचा, जैसे तैसे मैंने अपनी इज्जत बचाई और वहां से भाग निकली मैं। वरना न जाने
आपका ये शरीफजादा क्या क्या करता मेरे साथ। और मुश्ताक, तू आता है मेरे पास इसका इल्जाम लेके? ये औरत कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी कर सकती है। आज हम फैसला कर देते हैं अब्बू। निकल जाइए आप दोनों यहाँ से। ये घर मेरा है मुश्ताक। लेकिन चलाते हम हैं। हमारे गैराज की कमाई से रोटी और बोटी दोनों आती है यहाँ। हमें भी अब इस औरत की शक्ल नहीं देखनी। अगर ये यहाँ पर रहेगी तो मुश्ताक पर तो डोरे डालेगी ही, पूरे घर को कोठा बना के छोड़ देगी। अब दोनों के दोनों अभी निकल जाइए घर से। और याद रखिए, हम वो 12 साल के डरे हुए बच्चे नहीं हैं। नहीं निकले आप तो पहले आप लोगों का सामान बाहर फेंकेंगे और फिर आप दोनों को भी। उसी दिन निकल गए थे दोनों। आगरा छोड़ा और यहाँ फिरोजाबाद में आकर बस गए। अब वो रियल एस्टेट लाइन में थे, इसलिए उन्हें यहाँ सेटल होने में कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन हमने उनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। हमें ये सरदर्द और नहीं पालना था। और साहब, आप हम पे शक कर रहे हो। हम तो कहते हैं वो खड़ूस फौजी दिनेश है ना, आप उससे पूछो। मैं उन दोनों की हरकतों से तंग आकर उसी ने तो ये कांड नहीं कर दिया। बशीर अहमद को दफनाया गया, सायरा को भी। क्राइम सीन से पुलिस को ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला जो इस डबल मर्डर पर रोशनी डाल सकता। बशीर के मोहल्ले और सारे फिरोजाबाद शहर में खबरी फैला दिए गए और आगरा में भी इन्फॉर्मर्स एक्टिवेट किए गए, जहां बशीर का बेटा मुश्ताक और उसकी पत्नी तबस्सुम रहते थे और बशीर भी 1 साल पहले तक वहीं रहता था। इस डबल मर्डर केस के कई पहलू पुलिस के सामने आने वाले थे, सुराग भी मिलने वाले थे, लेकिन इस कत्ल का असली प्लान, असली मकसद और असली गुनहगार अभी अंधेरे में थे। लेकिन इनके रोशनी में आते ही सबके होश उड़ जाने वाले थे, क्योंकि इस साजिश की तदबीर में खोट थी। ये षड्यंत्र फेल हो गया था। तो ये सायरा थी, बशीर अहमद की बेगम, बड़ी रंगीन मिजाज की थी। इसके कई सारे चक्कर थे जनाब। इसके चक्कर रायते की तरफ फैल गए थे जनाब। जनाब, बशीर सुबह स्टेट वाले काम से बाहर निकल जाते थे, पीछे सायरा शुरू हो जाती थी। कभी किसी के घर में, सब कभी कभी तो खुद के ही घर में। मुझे टिप चाहिए। ये मर्डर क्यों हुए, दोनों को एक साथ कौन मारेगा और क्यों? जनाब, मैं तो लगा हूँ, लेकिन किसी को कुछ ना कुछ खटका है जनाब। अब ये खटास पुरानी है नहीं है ये पकड़ में नहीं आ रहा है। पर एक बात है। बोलना। ये बशीर का जो लौंडा है, मुश्ताक, आगरा में काम करता है, उसको खंगालो। उसकी खटास तो सालों पुरानी है जनाब। साहब, 2 हफ्ते पहले बशीर अहमद अपने बेटे मुश्ताक से मिलने यहाँ आगरा आया था। बाप बेटे के बीच 36 का आंकड़ा था साहब, लेकिन उनका रिश्ता भी तो था ना। तो कुछ बात करनी आ रहा है, कहीं बाहर चलते हैं। बैठ। ये जो बशीर है ना, उसने मुश्ताक से पैसे लिए थे। कुछ कम रकम नहीं थे, पूरे 25,000 रुपये थे साहब। सर, सायरा और बशीर के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं। अपने मतलब का कुछ है? यस सर। बशीर अहमद के ज़्यादातर कॉल्स उसके काम के रिलेटेड थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक नंबर पे बार बार बात हो रही थी। पता करने पे पता चला है कि वो नंबर किसी नदीम खान का है। क्या बैकग्राउंड है इस नदीम खान का? मैंने कॉल किया था तो बोल रहा था रिश्तेदार है। जी मैडम, मेरा चचेरा भाई था बशीर अहमद। बात क्या है? बार बार बात होती थी बशीर से। होती थी, मैं भी फिरोजाबाद में रहता हूँ। बात क्या है मैडम? अपने चचेरे भाई से बात करना कोई गुनाह है क्या? कोई गुनाह नहीं है। वैसे हमसे बात करना भी कोई गुनाह नहीं है। थाने आ जाओ। अभी 1 घंटे में आ जाएगा नदीम। रिकॉर्ड से कुछ और पता चला? यस सर। बशीर अहमद की 2 हफ्ते पहले मुश्ताक से 3 बार बात हुई थी। वैसे सर, इसमें शक करने की कोई वजह नहीं है, पर सर एक फीलिंग आ रही है कि शायद कुछ है। मैंने मुश्ताक को बुलवा लिया है, ऑन द वे है।
और ये एक्स आर्मी मैन दिनेश सिंह 6 साल पहले रिटायर हुआ था सर, अभी अकेला रहता है। बशीर के साथ कोई अनबन? ऐसा कोई वाकया सामने तो नहीं आया है, पर शायद सायरा की हरकतों से परेशान रहा करता था। और ये 3 दिन के लिए बनारस जाता है और तभी उसके पीछे एक कांड होता है। अजीब सा डर था उसे सर कि उसके घर को कुछ होगा, या तो चोरी होगी या फिर कुछ और होगा। अगर ये दोनों मर्डर्स तब हुए होते जब वो अपने घर पर था तो उसने जरूर नोटिस किया होता। या सर ये भी तो हो सकता है कि दिनेश खुद हो इन दोनों मर्डर्स के पीछे। कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? बनारस जा रहे हैं बेटे के पास। फिर तो लंबे वक्त के लिए जा रहे होंगे। नहीं, 3 दिन में लौट आएंगे। एक साजिश रची गई, एक प्लान बनाया गया। इस डबल मर्डर का कोई एक मास्टरमाइंड है और इसे अंजाम किसी और ने दिया। 25,000? हाँ, वही 25,000 जो तुमसे तुम्हारे अब्बू ने उधार लिए थे और तुमने उन्हें दिए थे। ना कहोगे तो बैंक से तुम्हारी पासबुक की कॉपी मंगवाएंगे। जरूरत नहीं साहब, दिए थे हमने अब्बू को 25,000, लेकिन उसका इस सब से क्या ताल्लुक? लेकिन तुम्हारी तो तुम्हारे अब्बू के साथ बनती नहीं है। लेकिन साहब थे तो हम बाप बेटे ही ना, उन्हें पैसे की ज़रूरत थी, हमारे पास थे, हमने दे दिए। और ये कोई पहली बार नहीं जब हमसे पैसा ले रहे थे, इकलौते थे हम उनके। जब जब उन्हें ज़रूरत पड़ी, जितना बन पड़ा हमने उन्हें पैसे दिए। तो इस बार कौन सी बड़ी ज़रूरत आन पड़ी? उन्होंने कहा उनका रियल एस्टेट का बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, घर चलाने के लिए पैसे चाहिए। आगरा में जो घर है जहाँ पे तुम अपनी बीवी के साथ रहते हो, वो तुम्हारे अब्बू के नाम पर है ना? हाँ साहब, उन्हीं के नाम पर। अब वो घर तुम्हारा हो गया। तुम्हारे अब्बू की मौत के बाद सायरा जिंदा होती तो वो घर सायरा के नाम पर जाता, लेकिन सायरा भी मारी गई। तुम्हारे रास्ते के दोनों कांटे हट गए। किसे सुपारी दी थी या खुद काट डाला? आप हम पे वाहियात इल्जाम लगा रहे हैं साहब। साहब हम गरीब हैं, इसका मतलब ये नहीं आप कभी भी उठवाकर कुछ भी कबूल करवा दोगे। साहब हम आपसे आखिरी बार बोल रहे हैं, हमारे अब्बू और उनकी बेगम के कत्ल में कोई हाथ नहीं है। अब हम जाएं? अभी के लिए जा सकते हो। हाँ बोलो। सायरा के आशिकों की लिस्ट में तुम्हारा भी नाम शामिल है राशिद। अमा यार, क्यों मुझे इस मर्डर केस में घसीट रहे हो? मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मर्डर वर्डर करूंगा? हाँ, सोया था मैं सायरा के साथ, लेकिन दोनों की मर्जी से हुआ था सब कुछ। इस कांड से मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो फिर किसका है? हाँ, सायरा ने कुछ तो इशारा किया होगा, कुछ तो कहा होगा तुमसे मर्डर के बारे में। हाँ। नहीं, अगर वो कुछ कहती थी तो अपने शौहर की हल्की सी बुराई करती थी। अच्छा मैं चलती हूँ। रुक जाओ ना, थोड़ी देर में फिर मूड बनेगा। तुम्हारी माशूका होने के साथ साथ मैं किसी की बीवी भी हूँ, और मेरे शौहर आजकल कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़ करने लगे हैं। कहाँ थे तुम दिन भर? आप ऐसे क्यों पूछ रहे? सायरा, मुझे पता है कि तुम अभी जवान हो और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मुझे ये भी पता है कि मुश्ताक ने जो बात कही थी वो सच है। आप भी मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं? इल्जाम लगाने का वक्त खत्म हो गया सायरा। अब मैं चश्मदीद गवाह हूँ तुम्हारे अयासी का। पिछले 1 हफ्ते से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। वो सारे दरवाजे मुझे पता है जहाँ से तुम निकली हो। वो सारे चेहरे मेरे आंखों के सामने हैं जिनके साथ तुम, अरे और तो और कुछ लोग तो यहाँ भी आने लगे हैं। खुल्लम खुल्ला धंधा शुरू कर दिया है तुमने। आप जैसा समझ। वैसा ही है। अपनी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। एक तेरी पहली बीवी थी मेहरुनिसा, आबिदा को लेके मुझे जिंदगी भर माफ नहीं की, लेकिन अपनी हया के दहलीज को कभी पार नहीं किया। आबिदा को मुझसे नहीं जमी, वो मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन कभी मेरा नाम गंदा नहीं किया उसने। अरे तुम हो। आप चाहते क्या है? अरे बंद करो ये अपनी घिनौनी हरकतें। उम्र की इस दहलीज पे मुझे प्यार मोहब्बत मिले या ना मिले, मैं काम चला लूंगा, लेकिन ये बेइज्जती और जिल्लत की जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। दिन रात नजर रखते हैं मुझ पर, अब रंगे हाथ पकड़े जाने का मुझे कोई शौक तो नहीं। फिर कब मिलोगे? मिलने की हम लाखों तदबीर कर सकते हैं, पर होगा तो वही जो तकदीर को मंजूर होगा।
उसे डर था कि बशीर उसके साथ कुछ गलत कर देगा। उसके पड़ोस के फौजी को जानते हो? उस खड़ूस को कौन नहीं जानता है। खुद के लोग तो साथ रखते नहीं साले के, और सबके मामलों में नाक टांग सब बढ़ाता रहता है। बशीर भाई तो अब दुनिया में है नहीं। तो जब प्राइवेट में बात हुई है वो बोल रहे हैं। सब कुछ बता देना थी। बात दरअसल ये है कि बशीर भाई सायरा को लेकर बेहद परेशान थे। इन दोनों से कौन इतना परेशान था नदीम कि जिसने इन दोनों को मार दिया या मरवा दिया? बशीर भाई के बारे में बोल सकते हैं, सायरा को तो हम ठीक से जानते तक नहीं। तुमने 7 अगस्त के दिन बशीर को फोन किया था, मर्डर के दिन। हाँ याद आया। वो दरअसल बशीर भाई का धंधा बहुत मंदा चल रहा था ना, तो हमने लोगों को बोल रखा था कि किसी को कुछ खरीदना वरीदना हो तो बोलो। उसी सिलसिले में फोन किए थे। एक पार्टी आई थी इसलिए। और उसी दिन बशीर और सायरा दोनों मारे जाते। अब साहब हमको सपना तो नहीं आया था ना कि वो दोनों मारे जाने वाले थे। तेरे और बशीर के बीच काफी बातें होती थी नदीम, तुझे कोई भनक तक नहीं थी इस बात की कि ऐसा होगा कभी? बिल्कुल नहीं थी। वो फोन पर बात करते थे और अपने अपने काम में लग जाते थे। अब उनकी निजी जिंदगी में क्या चल रहा है ये मैं कैसे बता सकता हूँ। सर, ये रिटायर्ड आर्मी मैन दिनेश सिंह 5 से 7 अगस्त तक बनारस में ही था। 8 अगस्त को यहाँ पहुंचा। सर, अगर हम इस आर्मी मैन को गुनहगार मान के चलते हैं तो इसने बनारस से ये दोनों कत्ल कैसे किए? मतलब उसने किराए के हत्यारे बुलाए होंगे। पर सर, उसके कॉल रिकॉर्ड से ऐसा कुछ भी नहीं मिला। बहुत ही बारीकी के साथ प्लानिंग की गई है। इतनी बारीकी के साथ कि एक भी सुराग, एक भी सबूत मिलना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। खुदा हाफिज। इस डबल मर्डर केस को सॉल्व करना आसान नहीं था। ना तो मास्टरमाइंड के बारे में कोई इशारा मिल रहा था और ना ही इस कत्ल के मकसद के बारे में कोई सुराग। पर पुलिस को इस षड्यंत्र के बारे में तब पता चला जब इस मर्डर को प्लान करने वाले और उसे अंजाम देने वाले के बीच अनबन हुई। बोल अली, कुछ काम की खबर? जनाब, मेरे पास एक छोटा सा कीड़ा है, आप अपने कांटे में फंसाइए और देखिए कौन सी मछली हाथ लगती है। क्या कीड़ा है तेरे पास? जनाब, मैंने 1 घंटे पहले साजिद को देखा। एक ऑमलेट फ्राई और कर दे चाचा। जनाब, ये साजिद हिस्ट्री सीटर है। 3 हाफ मर्डर है इसके नाम और अभी जमानत पे बाहर घूम रहा है। और ये साजिद जा कहाँ रहा था? साहब, जैसे ही मैंने इसका पीछा किया तो वो एक मोहल्ले में घुस गया था। जनाब, वो वहां पर चुपचाप खड़ा रहा, जैसे कोई जानवर घात लगा कर नहीं बैठता है वैसे ही। फिर क्या हुआ? मैंने सोचा इससे पहले ये कोई कांड करे मैं आपको फोन घुमा देता हूँ। लेकिन जनाब, उतने में वहां पे कोई आ गया। कौन आया वहां? नदीम खान जनाब। नदीम खान? बशीर अहमद का चचेरा भाई? हाँ वही जनाब। उनके बीच कुछ पैसों को लेकर लड़ाई हो रही थी। बेकार की बात ना करो नदीम, हमें अभी रोकना चाहिए। जितना था पहले दे चुका, अब हमारे पास कुछ है नहीं। अरे हमने बब्बन को भी साथ में लिया था। फोकट में कोई कुछ काम करता है क्या? बोल दिया हमारे पास कुछ है नहीं और अब यहाँ दिखाई नहीं देना। सुन, मैं बेकार में पूरे फंसेंगे सबके सब। ये तो हमारे साथ सरासर नाइंसाफी है। अरे तुम खुद जिम्मेदार हो सबके लिए और अब निकल लो मोहल्ले से। दोबारा मोहल्ले में दिखाई नहीं देना और कभी फोन भी मत करना। जनाब, जरूर कोई 2 नंबरी काम में गड़बड़ हुई। ये जो बब्बन की बात चल रही थी जनाब, ये भी हिस्ट्री शीटर है। 2 मर्डर केस चल रहे हैं इसमें। कौन से काम को लेकर अनबन हो रही थी? नाम नहीं लिया? नहीं जनाब, नाम नहीं लिए, लेकिन नदीम का नाम काफी है ना जनाब। नदीम बशीर का चचेरा भाई,
बशीर और सायरा का कत्ल, और ये साजिद और बबन सुपारी उठाने वाले। कितना है बेटा? 25,000 है। लेकिन मुझे तो 50 की ज़रूरत थी। नहीं अब्बू, अब्बू आप कहीं और काम क्यों नहीं ढूंढते? फिरोजाबाद से निकलिए। हाँ, ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। मुश्ताक, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी आगरे में गुजारी है। काफ़ी लोग मुझे यहाँ जानते भी हैं। मैं सोच रहा था कि मुझे यहाँ कोई ना कोई ढंग का काम ज़रूर मिल जाएगा। इसलिए बेटा मैं ये कहना चाह रहा था कि थोड़े दिन के लिए सही, लेकिन मुझे अपने घर आने दे। आप अकेले आ सकते हैं, लेकिन वो औरत उस घर में नहीं लौट सकती। वैसे तो सही था मुश्ताक, सायरा मेरे हाथ से निकल गई, मैं उसे संभाल नहीं पाया। नहीं अब्बू, आप अपनी फितरत को संभाल नहीं पाए। अम्मी थी, हम थे, लेकिन आपको अपने परिवार की अहमियत कभी हुई ही नहीं। नदीम, साजिद, बब्बन, तुम तीनों फैसला कर लो कि हम लोग डंडे चलाएं या फिर तुम लोग अपनी जबान चलाओगे। नदीम, तूने किस काम के लिए साजिद को पैसे दिए? और साजिद, तूने किस काम के लिए बब्बन का साथ लिया? सोचो, तुम तीनों में से जो सबसे पहले बताएगा वही एक पीस में जेल जाएगा। ये बशीर भाई, कैसे याद किया? क्या तकलीफ? सायरा बड़ी देर से आंखें खुल रही है मियां। देर से पर दुरुस्त। पिछले 2 साल में मोहल्ले के हर मर्द के बिस्तर में खेल चुकी है। आपके बिस्तर में भी कईयों के साथ खेल रही है। पूरे मोहल्ले में एक मजाक बन के रह गया हूं मैं। तो बताओ, हमको काहे बुलाया है? घर के सारे बिस्तर गायब करवाने? नहीं, सिर्फ सायरा को उठवाना है, मरवाना है। अब ये काम हम नहीं कर सकते। हाँ, पर आपकी मदद जरूर कर सकते हैं। तो करो मेरी मदद। रोकड़ा लगेगा। कितना? यही कोई 50,000 कहीं नहीं कहीं समझ लो। एक भरोसे का बंदा है जो सुपारी लेता है। ठीक है। $50 तो नहीं लग रहे। 25 है। अभी इतना ही हो पाया है, कामकाज बहुत गड़बड़ चल रहा है। सोच लो बशीर भाई, आधे पैसों में आधा ही काम करेगा मेरा बंदा। उससे बोलो इसे पेशगी समझ ले, बाकी का पैसा काम आने के बाद दे दूंगा। ठीक है, कब करना है? बताता हूँ। कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? बनारस जा रहे हैं बेटे के पास, 3 दिन में लौट आएंगे। हाँ बोलो बशीर भाई। आज से अगले 3 दिन, बस इतना ही टाइम है अपने पास। ठीक है बशीर भाई, मैं अपने बंदों से बात करता हूँ। ठीक है, हाथ में बस यही 3 दिन है, जो करना है अब भी करना है। या आज या कल या परसों, 3 दिन है। दिन और वक्त मैं तय करूंगा। काम क्या बोलो? काम इन्हीं 3 दिनों में हो सकता है। काम बताइए। काम दरअसल ये है कि एक लड़की है, उसका काम तमाम करना है। रोकड़ा 15,000 है एडवांस। हमारी पूरी पेमेंट एडवांस की बात हुई थी। 40,000 में सौदा तय हुआ था नदी।
बाकी के पैसे बशीर दे देगा काम होने के बाद। लेकिन हम बब्बन को भी साथ में लेंगे, उसको भी एडवांस देना पड़ेगा 10,000। उससे कम में मानेगा नहीं, फिर मेरे हाथ क्या बचेगा? 5,000। काम फटाफट कर दो आजकल में, और लगे हाथों बशीर से बाकी के 25,000 भी ले लो। आनंद, कहाँ है तेरे बंदे? आपके घर के बाहर टेम्पो खड़ा है, 2 बंदे हैं उसमें। अच्छा अंदर। खत्म कर दो इसे। अब लाश को ठिकाने लगा दो, किसी ऐसे जगह दफनाओ जहां कोई आता जाता ना हो। सब कुछ हो जाएगा, लेकिन पहले बाकी के 25,000। पहले लाश को ठिकाने लगाओ, पैसे मिल जाएंगे। पहले पैसे चाहिए। अरे यार बोल रहा हूं ना, कल या अधिक से अधिक परसों तक 25,000 तुम्हारे हाथ में होंगे। बात सुन, खैरात में ना मैं अपने बाप के लिए सुपारी ना उठाऊं। और नदीम ने कहा था काम पूरा होते ही पूरा पैसा मिलेगा, वो भी कैश। अरे यार पैसे नहीं है तो क्या करूं मैं? एक मिनट, ये लो, जो है सब लूट लो। ये कहने मैंने जो चाहो ले लो, लेकिन लाश को ठिकाने लगा दो। तुझे हम क्या दिखते हैं बे? 2 टके के किराएदार जिनसे तू मोल भाव करेगा? अबे हम हत्यारे हैं, अभी अभी तेरी बीवी को ताजा ताजा खत्म किए हैं, हमसे होशियारी करेगा? पैसे नहीं है तो मैं क्या करूं? तो भी ठीक है, लाश यहीं रहेगी, हम ठिकाने नहीं लगाएंगे। चल बब्बर। भाई लोग, अगर लाश को ठिकाने नहीं लगाए ना तो मैं पुलिस को बताऊंगा कि तुम दोनों चोरी करने के लिए मेरे घर में घुसे थे, मेरे बीवी के सारे गहने जेवर लूट लिए और इसका कत्ल भी कर दिए। अरे मैं बोल रहा हूं ना कि 2-1 दिन में पैसे दे दूंगा। बशीर सायरा को मरवाना चाहता था और खुद भी मारा गया सायरा के साथ। तुम दोनों ने पैसों के लिए सुपारी उठाई, पूरे पैसे भी नहीं मिले और उल्टा डबल मर्डर का चार्ज लग गया। और तीसरा आरोपी तू है नदीम। मतलब तुम तीनों की जिंदगियां तबाह हो गई और 2 लोगों की जान गई। अब जरा सोचो कि किसको क्या मिला। क्या बात है, आज जल्दी घर आ गए? फिरोजाबाद गए थे, अब्बू के कातिल पकड़े गए। किसने करवाया? खुद अब्बू ने। क्या? अब्बू ने सायरा को मारने की सुपारी दी थी, बाकी के पैसे नहीं दे पाए तो हत्यारे ने अब्बू को मार दिया। अब्बू ने जो उन पर 25,000 रुपये खर्चे थे वो हम ही से लिए थे। क्या? तो 50,000 मांग रहे थे पर हमारे पास थे नहीं, तो हमने 25,000 रुपये दे दिए। अब्बू ने कहा था घर खर्च के लिए पैसा चाहिए। अब आप कोई फिक्र ना करो, ये किराएदार बड़े ही शरीफ हैं, हमने आगे पीछे का सब पता कर लिया। अच्छी बात है, लेकिन सच कहें आजकल किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब देखिए ना, हम सिर्फ 3 दिनों के लिए बनारस गए थे और हमें डर था कि हमारे घर में कोई चोरी होगी, डकैती होगी, कुछ होगा, लेकिन निकला क्या? हमारे पड़ोस में किसी और चीज की तदबीर की जा रही थी। अब दिमाग में और घरों की 4 दीवारी में क्या पकता है ये भला कौन बता सकता है? एक सिंगल मर्डर की प्लानिंग करने वाले मास्टरमाइंड की हत्यारों से अनबन के कारण यह केस डबल मर्डर का बन गया, क्योंकि मास्टरमाइंड खुद मारा गया था। इस केस में पुलिस को कोई भी डायरेक्ट लीड नहीं मिली थी, जिसकी वजह से इस केस को हल करना भी आसान नहीं था। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।
इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।